नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अर्थक्वेक्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग स्केल ऑफ अर्थक्वेक, भूकंपीय तरंगों को किस विधि के द्वारा मापा जाता है, उसके लिए कौन सी मापनी है, कौन सा मेजरमेंट स्केल है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हियर वी आर लुकिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ स्केल फॉर द मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। दो तरह के भूकंपीय लहरों को मापने के स्केल होते हैं। इनमें से पहला स्केल जो है वो रिक्टर स्केल कहलाता है, जिसको हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। रिक्टर स्केल, जिसको अमेरिका के विद्वान हैं C.F. चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने रिक्टर स्केल का खोज किया और 1935 में उन्होंने रिक्टर स्केल दिया। ये जो रिक्टर स्केल है ये मैथमेटिकल स्केल है, गणितीय स्केल है। इसे लॉगरिथम स्केल भी कहते हैं। लॉगरिथम स्केल का मतलब है लघुगणकीय मापनी है। ये इसका क्या खासियत है जरा सा देखें तो लॉगरिथम स्केल में इसका रेंज हम लोग अगर देखें यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर जो दिख रहा है 0 से 10 स्केल तक होता है। यानी अभी हम लोग से पूछ लिया जाए कि रेंजेज ऑफ रिक्टर स्केल क्या होता है, रिक्टर स्केल का रेंज क्या होता है, तो 0 से 10 लेवल तक का स्केल होता है। और 0 का मतलब सबसे न्यूनतम भूकंपीय है, नगण्य है। और जैसे जैसे हम लोग 0 लॉगरिथम स्केल से ऊपर जाते हैं भूकंपीय तीव्रता बढ़ती जाती है। इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल हम लोग को रिजल्ट देता है, कितना मैग्नीट्यूड का आया है उसके आधार पर हम लोग रिक्टर स्केल से भूकंपीय लहरों को समझ पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखना है कि इसका हर अगला स्टेज, यानी अगर मान लीजिए हम लोग एक स्केल से दूसरे स्केल पर जाते हैं, 1 रेंज से अगर 2 रेंज पर पहुंचते हैं तो 1 का 10 टाइम्स हो जाता है। यही लॉगरिथम स्केल की क्वालिटी होती है। हर अगला चरण, हर अगला भूकंपीय तीव्रता अपने पिछले भूकंपीय तीव्रता का 10 टाइम 10 गुना होता है। जैसे मान लीजिए अगर 3 भूकंपीय तीव्रता का आया है कहीं पर और कहीं पर 4 मैग्नीट्यूड का आया है रिक्टर स्केल पर, तो 4 वाला भूकंपीय मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 3 के 10 गुना है। ये हम लोग जान गए, यही इसमें मेन बात है। चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर जो इन्होंने रिक्टर स्केल लिए, ये अमेरिका के सेस्मोलॉजिस्ट थे। तो अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल दिया। इसी प्रकार से एक और स्केल है जिसको हम लोग इंटेंसिटी स्केल या तीव्रता स्केल कहते हैं, जो इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट इटली के भूकंप विज्ञानी थे मर्केली साहब, इन्होंने एक नया स्केल दिया जिसका मुख्य मेजरमेंट विजुअल डैमेज पर होता है। यानी ये डैमेज हमें दिखता है, किस स्तर का डैमेज हुआ उसके हिसाब से यह स्केल तय करता है। इस प्रकार से ये अनुभवात्मक स्केल है। ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस्ड ये दिखता है कि कितनी क्षतिग्रस्त हो गया कोई पार्ट, पृथ्वी का कितना, पृथ्वी का वह हिस्सा किस स्तर का डैमेज है उसके हिसाब से यह एक अनुभवात्मक भूकंप मापने का एक स्केल है। तो इस तरह से ये विजुअल ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल डैमेजिंग है। डैमेज का यानी विनाश के तीव्रता पर आधारित है, जिसका रेंज 1 से 12 तक होता है। 1 मतलब न्यूनतम विनाश और 12 का मतलब अधिकतम विनाश। तो ये मर्केली स्केल हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ डैमेजिंग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो एक मैग्नीट्यूड पर बेस्ड है तो दूसरा इंटेंसिटी पर है। एक लॉगरिथम स्केल पर है तो
दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड का स्केल है। एक में मैथमेटिकली रिजल्ट दिखता है, जो कि अगला भूकंप का जो लेवल होता है, अगर 4 है तो 3 का 10 गुना है, 5 है तो 4 का 10 गुना है। हर स्तर पर 10 टाइम बढ़ता जाता है। वही मर्केरी स्केल विजुअल डैमेज को बताता है और ये एक्सपीरियंस बेस पर है। इसकी डैमेजिंग का एक्सप्लेनेशन सेस्मोलॉजिस्ट करते हैं, जबकि रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है। इसके लिए किसी सेस्मोलॉजिस्ट को की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग इंस्ट्रूमेंट में रिक्टर स्केल देख लेते हैं, सिस्मोग्राफ है, रिक्टर स्केल लगा होता है और हम लोग जान लेते हैं। तो ये अंतर है। जबकि मर्केरी स्केल में कोई जानकार सिस्मोलॉजिस्ट हम लोगों को विनाश के बारे में बताता है कि वो किस लेवल का है। तो इस तरह से हम लोग ये पॉइंट्स जान गए। अब हमारा दूसरा पॉइंट आज का है शैडो जोन के बारे में। तो शैडो जोन क्या होता है, इसके बारे में भी जरा सा हम लोग देखें, चर्चा कर लें। हल्का कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हम लोग रहते हैं। तो जो सिस्मो शैडो जोन होते हैं, भूकंपीय लहरें जो होती हैं वह पृथ्वी के अंदर हम यहाँ बात कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर हर जगह सिस्मोग्राफ पर डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। यानी कुछ ऐसे भूकंपीय लहरें होती हैं जो सिस्मोग्राफ पर लोकेट नहीं होती। हम लोग जानते हैं सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जो कहीं भी भूकंपीय लहरें आती हैं उसके रेंज में आता है तो वो लोकेट कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिस्मोग्राफ पृथ्वी के अंदर स्फेरिकली जो वेव्स चल रही हैं उनको वो लोकेट नहीं कर पाता है। जहाँ लोकेट पृथ्वी के अंदर वो भूकंपीय लहरों को लोकेट नहीं कर पा रहा है, जैसे कोई लहर मान लीजिए ईपी सेंटर पर आ गया, फोकस से रिलीज हुआ पी वेव्स या एस वेव्स, फोकस से रिलीज हुआ, वो ईपी सेंटर पर पहुंच गया, पी वेव पहुंच गया और उसके बाद वहां से ईपी सेंटर से जब वो रिफ्रैक्ट हुआ यानी अपवर्तन हुआ, पृथ्वी के अंदर भाग में जा रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर वो लोकेट नहीं हो पाता है। लोकेट नहीं होने को ही शैडो जोन कहते हैं। मींस शैडो जोन ऑफ ए earthquake waves are those area where the earthquake waves are not located on the seismograph। तो सिस्मोग्राफ पर वो लोकेट नहीं हो पाते हैं, तब हम लोग उसको शैडो जोन कह देते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि वो लोकेट नहीं हो पाया? इसका मतलब है कि जरूर कुछ अंदर बात है। इसका मूल रहस्य यही है कि हम लोग पहले ही अपने पिछले वीडियो में देख लिए हैं कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में, लिक्विड स्टेज में पी वेव्स भी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। एस वेव्स तो बिल्कुल ही गायब ही हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो पी वेव्स भी जो कमजोर हो गया है, वीक हो गया, तो वो ईपी सेंटर से 105 डिग्री के एंगल से लेकर 145 डिग्री 145 डिग्री एंगल तक वह सिस्मोग्राफ पर लोकेट नहीं हो पाता है। पृथ्वी के अंदर में जो मोशन कर रहा है वो लोकेट नहीं हो पा रहा है। यानी ईपी सेंटर से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच में जो पी वेव्स लोकेट नहीं हो पा रहा है वही पी वेव्स का शैडो जोन है। और ये शैडो जोन बना क्यों, क्या रीजन है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि आउटर को लिक्विड स्टेज में है और कंफर्टेबली वो वीक हो गया और डिटेक्ट नहीं हो पाया, जिससे 105 डिग्री से 145 डिग्री फ्रॉम द ईपी सेंटर 105 डिग्री टू 145 डिग्री of P waves do not locate P waves between 105 to 145 degree from the epicenter known as shadow zone of P waves। यानी P waves का shadow zone 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री जो कि एपीसेंटर से हम लोग वो एंगल लेते हैं के बीच पी वेव्स सिस्मोग्राफ यंत्र पर लोकेट नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग शैडो
जोन ऑफ पी कहते हैं, पी का छाया क्षेत्र कहते हैं, पी का भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अब एस वेव्स का देख लें हम। ऐसे ही एस वेव फोकस से रिलीज हुआ, ईपी सेंटर पर स्ट्राइक किया, उसके बाद रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट में अपवर्तन होकर जब पृथ्वी के अंदर फिर से आया, वहाँ पर क्या हो पा रहा है कि वहाँ पर वह 105 डिग्री के बाद 105 डिग्री के बाद, क्योंकि वहाँ 105 डिग्री तक आते आते आउटर कोर का एरिया आ जाता है, और आउटर कोर हम लोग जानते हैं कि मोल्टेन स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है, जिससे कि एस वेव्स डिसअपियर हो जाता है। और एस वेव से जो डिसअपियर हो गया, एस वेव्स जो डिसअपियर हो गया, यही इसका एस वेव्स का क्या है, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स है। तो ये हम लोग को पता चल गया एस वेव्स का शैडो जोन क्यों बनता है। एस वेव्स का शैडो जोन इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ से आउटर कोर हो जाता है, और आउटर कोर लिक्विड स्टेज में है, जिससे कि एस वेव्स 105 डिग्री के बाद बियॉन्ड द 105 डिग्री फ्रॉम द ईपी सेंटर, एस वेव्स डू नॉट लोकेट ऑन द सिस्मोग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द शैडो जोन ऑफ एस वेव्स। तो ये हम लोग को पता चल गया। 40% of the interior part of Earth comes under the shadow zone of Ace, यानी 40% पृथ्वी के आंतरिक हिस्से का वह भाग है जहाँ पर एस वेव्स लोकेट नहीं हो पाता। तो ये हम लोग शैडो जोन के भी बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन ले लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्पेस ने किस प्रकार से पृथ्वी की रासायनिक संरचना पर प्रकाश डाला है। थैंक यू।